Hey guys, how are you doing? Today in this video, we are going to talk about State of India's Environment Report 2026. This report was published on Feb 25, 2026 by Delhi-based Center for Science and Environment, which is CSE, है ना? और ये क्या है? It is a non-profit organization. It was founded by famous environmentalist Anil Agrawal in 1980s. And since 1982, they are publishing this report called, again, State of India's Environmental Report, which is kind of bird's eye view of environmental challenges faced by countries. For example, flood, drought, extreme weather conditions, tiger behavior, air pollution, so on and so forth. This year, they have warned India and the world because, they says we have breached planetary boundaries, including climate change, freshwater depletion, ocean acidification, so on and so forth. तो मैं ये जो रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, आई हैव टेकन इट डायरेक्टली फ्रॉम डीटी, डाउन टू अर्थ, उनके ही वेबसाइट से इसको मैंने अपलोड किया है एंड होपफुली इट इज नॉट द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. तो लेट्स लुक एट दिस रिपोर्ट एंड आई एम शोइंग इट टू यू. तो जो इन्होंने कहा है कि द ग्रेट डिसऑर्डर, दे सेज दैट दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, डिसरप्शन एंड डिस्कॉर्ड, है ना. वैसे भी आप देखोगे, जैसे अगर मैं आपको, इफ आई वर टू ड्रॉ योर अटेंशन टू जो वॉर चल रहा है अभी किसके बीच में, इजराइल, ईरान एंड यूएस के बीच में, और वहां पर जो गल्फ कंट्रीज है ना, फॉर एग्जांपल जो ये गल्फ है, पर्शियन गल्फ है ना, जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो पूरा रीजन है जीसीसी वाला, ये वाला रीजन भी क्या है, दुनिया में क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पर भी वाटर स्कैर्सिटी है. तो दुनिया में जो चल रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. इवन इन ईरान में भी क्या है, वाटर का क्या है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ना. तो वाटर इज वन ऑफ द मेन रीजन, विच इज जो दुनिया है, जो आने वाला टाइम है, द वर्ल्ड विच काइंड ऑफ वार दे आर वेजिंग अगेंस्ट ईच अदर विल बी बिकॉज ऑफ द वाटर इटसेल्फ, है ना. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ दिस ग्रेट सन कैन द वर्ल्ड्स पुअर इमर्ज स्ट्रॉन्गर, मोर रेजिलिएंट एंड मोर सिक्योर. दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन. So it needs a reworking of the development model. We know in our world we need resilience and we need sustainability, है ना. तो environmental sustainability is most important. Even we want to achieve these goals. SDG by 2030, है ना. 2015 से 2030 के बीच हमने SDGs के बारे में बात की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो दैट इज अगेन वन इश्यू. ओके, सो दिस रिपोर्ट सेज, ये रिपोर्ट कहती है कि जो अभी का वर्ल्ड है, राइट नाउ व्हाट वी आर फेसिंग in particular about environmental, they are saying that real impacts and contradictory trends क्या है. climate change लोगों को लगता है कि ये केवल theoretical है. it is not theory, it is practical and climate change is real. its impacts are devastating. this is true, है ना. जैसे मैं अभी आपको वॉर के बारे में फिर आपको बता रहा हूँ कि this war will be finally fought against fresh water. we don't have fresh water, right? climate change के कारण greenhouse gas emissions are taking place. okay, global hesitancy to move ahead with the speed and scale needed. आपको पता है, for example, countries like USA, they have withdrawn from the major climate, organizations, right? तो आपने ये सब आपने देखा होगा. renewable energy is gaining ground over coal. ये बहुत अच्छी बात है. हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि renewable energy का जो टोटल अब इंडिया में इन पर्टिकुलर, इफ यू वर टू टॉक, 50% प्लस जो एनर्जी है हमारी, वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आ रही है, है ना. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन 2024 वर ओवर 20% ऑफ न्यू कार्स सोल्ड. ये एक अच्छी बात है. बट चाइना इज लीडिंग टू दिस ट्रांजिशन, है ना. ये अच्छी बात है. बट चाइना क्या कर रहा है? इट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू न्यू कोल्स, है ना. तो आप देखोगे कोल, फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली, तो फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी डेंजरस फॉर एनवायरमेंट, है ना. लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना, इट्स नॉट वेरी इजी गेम. What will win? The urgency to act in the face of mounting climate threats or inaction driven by the economic interest? ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज को लोग प्रायोरिटी देंगे या एनवायरमेंट को लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, राइट. क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड इट्स अर्जेंट. इट इज एन अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. और ये क्यों है? द वर्ल्ड हैज अ स्मॉल विंडो टू रिवर्स डैमेज. ऑब्वियसली जो डैमेज जो क्रिएट होते हैं एनवायरमेंट के कारण, दे आर इररिपेरेबल, इरिकवरेबल, है ना. irrecoverable, उनको रिकवर करना it's not very easy. Climate change impacts are devastating. Why? Because half of the population is highly vulnerable to catastrophic changes and this will get much worse. For example, heat waves, we are going to talk right now about floods. These are extreme climatic conditions that the poor in the world are worse hit. ये बड़ी दुख की बात है कि जो poorer countries हैं, they are going to be affected very badly and even worse. They are victim. They have not contributed to the stock of greenhouse gases.
जब से ये एनवायरमेंटल जो चेंजेस देखने को मिले हैं, जब वर्ल्ड डेवलपमेंट की ओर जा रहा था, तो जो पोरर कंट्रीज थे दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली. Okay, the climate change related displacement, for example, people are forced out to go out from their home villages, है ना, लोग immigrants हो जाते हैं, है ना. तो why this is happening? Because they are forced, they don't have resources to survive. And why? Climate change is one of the many reasons. Okay, तो उसमें geography के अलावा climate change has make the life worse. Watermark of climate change, recognize the human face. We know the climate change is not about the single event but about the increased frequency of the events, है ना. एक इवेंट के बारे में बात नहीं हो रही कि एक बार कभी फ्लड आ गया, एक बार कभी हीट वेव्स आ गई. इट इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स दिस इवेंट इज हैपनिंग. ईच ईयर, ईच मंथ एक्सट्रीम वेदर इज ब्रेकिंग अ न्यू रिकॉर्ड. हर बार हम देखते हैं, है ना, इस बार हाई टेम्परेचर हो गया, हाई रेनफॉल हो गया. सो ईच रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज being devastated, and this is sometimes called revenge of the nature. We have seen it, fury of the nature, revenge of the nature, whatever you want to call it. This is breaking the back of poorest who are worst impacted. Again, countries which are LIMCs, countries lower middle income countries, है ना, जैसे African countries for example, they will be worst hit. They are losing their capacities to cope with these repeated and frequent events coming back to back. तो ये एक भाई serious problem है, और this report is बेसिकली, ये रिपोर्ट क्या करी, इन चीजों को हाईलाइट कर रही है. अगर इंडिया की बात करें, अवर डेटा, इंडिया हैज सीन ऑलमोस्ट 1 एक्सट्रीम इवेंट अ डे इन 2025. पिछले साल एक इवेंट जरूर कुछ ना कुछ एक्सट्रीम इंडिया ने क्या किए देखिए. अगर ये रिपोर्ट जो डेटा है जनवरी से नवंबर 2025 का नंबर ऑफ डेज पर एक्सट्रीम इवेंट, है ना, तो आप देखोगे yes it says, this report says India recorded extreme weather events on 331 of 334 days. 334 दिन में 331 दिन, लगभग 100% ही है. हर दिन एक ना एक एक्सट्रीम इवेंट क्या है, इंडिया ने देखी है. और एक्सट्रीम इवेंट कौन कौन सी है, जैसे लाइटनिंग एंड स्टॉर्म, येलो कलर है, तो अगर आप ग्राफ देख पा रहे हो तो एटलीस्ट, है ना, तो दिस डेटा इज फ्रॉम द बेस्ड ऑन द इंडियाज डेटाबेस वेदर डिजास्टर डैशबोर्ड बाय CSE DTE ग्रुप, है ना. तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, DTE क्या है, डाउन टू अर्थ डेटा सेंटर है. वहां पर उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डेटा सोर्स फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लिया गया है. इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड मीडिया रिपोर्ट से लिया गया. एक्सट्रीम कंडीशंस में फॉर एग्जांपल हैवी रेन, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड, दिस इज फ्रॉम दिस ब्लूइश स्काई का कलर आप देख रहे होंगे, तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स आपको देखने को मिली है. हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, है ना, तो आप देखोगे कोल्ड वेव एंड कोल्ड डेज, क्लाउड बर्स्ट, स्नोफॉल, साइक्लोन्स, तो आप देखोगे 320 डेज पे कह रहा है हैवी रेन, फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी चीजें आपको देखने को मिली है. 228 डेज पे आपको लाइटनिंग एंड स्टॉर्म देखने को मिला. 52 डेज ऐसे थे जहां पर क्या हुआ, हीट वेव्स आपको देखने को मिली आउट ऑफ 334 डेज. 46 डेज वाज कोल्ड वेव्स, है ना, एंड क्लाउड बर्स्ट लाइक कंडीशंस भी आपको देखने को मिली है 19 डेज पे. देन साइक्लोन एंड स्नोफॉल्स आर 1 and 2 डेज आउट ऑफ दिस 334 डेज का जो डेटा लिया गया. तो इंडिया ने ये इवेंट देखी 2025 में, राइट. ओके, दे से हीट वेव्स की जो डेफिनेशन है, इफ यू वांट टू लुक एट इट, तो ह्यूमन फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना. तो अगर आप देखना चाहते हो तो लेट मी गो थ्रू लिटिल बिट, आपको मैं बता दूं. ऑफ 52 ऑफ 273 डेज, ये ज्यादा ही हाईलाइट हो गया, शायद ज्यादा जूम हो गया. 273 डेज में 52 डेज में इंडिया एक्सपीरियंस्ड हीट वेव एंड दे क्लेम 21 लाइफ्स, है ना. ये डेटा है आपके पास. और हीट वेव्स को IMD कैसे डिफाइन करता है, द कंडीशंस signify a certain amount of rise in temperature at a given place with respect to a normal climatological value. तो नॉर्मल से जो एवरेज वैल्यू है उससे अगर ऊपर टेम्परेचर जाता है, जैसे इट इज अ हीट वेव कंडीशन. एंड हीट वेव्स को 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द मैक्सिमम टेम्परेचर, ओके, ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर फ्रॉम द नॉर्मल, है ना. तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये एवरेज वैल्यू कुछ भी है टेम्परेचर की, तो इससे ऊपर अगर 4, 4.5 से 6.5 डिग्री के बीच अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड एज हीट वेव कंडीशन. एंड 4.5 के अलावा 6.4 के ऊपर अगर जाता है, तो दिस इज कॉल्ड सीवियर हीट वेव कंडीशंस, है ना. तो दीज कंडीशंस आर कॉल्ड सीवियर हीट वेव कंडीशन. सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस डेटा, हैवी रेनफॉल की डेफिनेशन क्या है. हैवी रेनफॉल हैपेंस व्हेन अ रीजन रिसीव्स 64.5 to 115.5 mm ऑफ रेन इन 24 आवर्स, है ना. ये डेफिनेशन है किसकी, IMD की. एंड इन द केस ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल,
the threshold increases 115.6 to 204.4 mm in the extremely heavy rainfall condition, है ना। तो ये क्या है, 24 आवर्स में अगर इतना रेन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड हैवी रेनफॉल कंडीशन। एंड आउट ऑफ 259 डेज 273 डेज में से 259 days were in the last year, India has witnessed heavy rainfall, flood and landslide like conditions, and which claimed 2,440 lives, है ना। लगभग 2,500 के करीब मान के चलो, है ना, अगर पूरा डेटा अगर नहीं भी इनके पास तो रफली दिस मच। लाइटनिंग एंड स्टॉर्म 204 आउट ऑफ 273 डेज, दिस वाज द लाइटनिंग के कारण ये पूरा डेटा है। इफ यू वांट टू गो थ्रू इट, कौन सी जगह पर कितना हुआ है ना, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी कंडीशन भी क्या है, लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉज्ड बाय इंबैलेंस बिटवीन स्टॉर्म क्लाउड एंड द ग्राउंड, है ना। तो जो ये लाइटनिंग इवेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल इवेंट्स है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोलते हैं इसको टेक्निकली। एंड दिस वाज आल्सो, this data is taken from January to September 2025. So actually what you have to understand, these are the serious problems, climatic condition, extreme climatic conditions which India is going through. Regional hotspot and observed climatic change in India में ये बता रहा है, जो हिंदुकुश एंड हिमालयन पार्ट है, एक्सेलरेटेड वार्मिंग एंड ग्लेशियर मेल्ट की कंडीशन वहां पे देखने को मिली है। इफ यू वांट टू लुक इट, सो आई एम जूमिंग इन, तो आप देखोगे जो ये वाला रीजन है, हिमालय वाला रीजन है, यहां पर आप देखोगे एक्सेलरेटेड वार्मिंग एंड ग्लेशियल मेल्ट की जो रिपोर्ट्स है यहाँ पे आई है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्रीज इन वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स। अगर आप इंडो गंगेटिक प्लेन्स की बात करो, दिस प्लेन, दिस प्लेन इंडो गंगेटिक प्लेन, तो इंडो इंडस गंगेटिक प्लेन जो है, इवन दिस रीजन ऑल्सो, है ना। तो यहां पर हीट स्ट्रेस देखने को मिली है पिछले साल, एंड डिक्लाइन इन द मीन जेजेएस रेनफॉल, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर जो अपना मानसून का पीरियड है, वहां पर डिक्लाइन देखने को मिला रेनफॉल का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डिक्लाइन इन मीन जेजेएस रेनफॉल, जून जुलाई अगस्त सितंबर रेनफॉल, इंक्रीज इन वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, कंपाउंडेड और कंपाउंड हॉट एंड ड्राई एक्सट्रीम्स यहां पर देखने को मिले हैं। तो दिस इज अगेन काइंड ऑफ abnormality, right? Abnormality, and this abnormality is because of, okay, let me take this pen. तो abnormalities क्यों है एक्सट्रीम क्लाइमेट का? सुंदरबंस फॉर एग्जांपल, राइज इन सी लेवल वाज सीन, ओके, इंक्रीज इन हीट स्ट्रेस, इंक्रीज इन हॉट नाइट्स। सेंट्रल इंडिया में राइज इन एक्सट्रीम, है ना, स्मॉल रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल, राइज इन एक्सट्रीम रेनफॉल की कंडीशन देखने को मिली है यहाँ पर, ठीक है, आप देखोगे। उसके अलावा वेस्टर्न इंडिया की बात करो, फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, इंक्रीज इन वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, दोनों देखने को मिला है ना। तो कहां पर बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, फॉर एग्जांपल गुजरात वाला रीजन, कच्छ वाला रीजन, ये सब आपको दिख रहा होगा। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, इंक्रीज इन सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, है ना, राइज इन एक्सट्रीम सी लेवल, अरेबियन सी में एक्सेलरेटेड वार्मिंग देखने को मिली है। तो दिस इज साउथ ईस्ट इंडिया की अगर बात करें तो इंक्रीज इन वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, compound hot and dry extremes, increase in northeast monsoon variability. So this is the extreme conditions which were, regional hotspot of observed climate change in India in the last year. This is what this report is saying. Okay, all right. So internal displacement है ना, तो आप ये सब देख लोगे, internal displacement क्यों हुआ है extreme climate के कारण। Climate change, why equity matters. All right. तो इक्विटी का मतलब होता है इक्वलिटी, है ना, मतलब आपकी उसमें भागीदारी कितनी है। गैसेस हैव लॉन्ग रेजिडेंस टाइम इन एटमॉस्फेयर, है ना, पास्ट मैटर। तो कौन सी गैस के बारे में बात हो रही है? ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात हो रही है। CO2 emissions are linked to economic growth as we know it today, not just about sharing atmospheric space but also growth, right? So this has been seen, okay. The past cannot be erased, it matters because the world's poor need developmental space और डेवलपमेंट स्पेस टू ग्रो एंड फाइनेंस टू ग्रो डिफरेंटली, है ना। तो इसलिए डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात होती है, राइट? ऑलराइट, ओके, एनीवेज, सो नाउ दिस इज वन फेवरेट, वॉर्स आर लूजिंग नॉट विनिंग। हम नेचर के अगेंस्ट जो हमारा वॉर है, वी आर लूजिंग इट बैडली, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉर विद चाइना ओवर कंट्रोल ऑफ मिनरल्स, फॉर एग्जांपल वी हैव टॉक्ड अबाउट रेयर अर्थ, है ना। तो जो रेयर अर्थ की जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज विद चाइना, है ना, टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर ग्रीन ट्रांजिशन, है ना। तो क्योंकि रेयर अर्थ आपको कहां की ओर ले जाएगी? ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर लेके आ जाएगी, है ना। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, दिस इज काइंड ऑफ मोनोपोली
चाइना हैज मोनोपोली ओवर दिस टेक्नोलॉजी, और बेसिकली व्हाट यू कॉल इट, क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी है वो चाइना के पास सबसे ज्यादा है. जियोपॉलिटिक्स अबाउट द कंट्रोल ऑफ रेयर अर्थ विच आई एम टॉकिंग फ्रॉम ग्रीनलैंड टू यूक्रेन, है ना. अभी यूएसए ने बात किया था कि हम ग्रीनलैंड को अक्वायर करना चाहते हैं, इवन यूक्रेन को रशिया अक्वायर करना चाहता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द वास्ट रिसोर्सेज, है ना, अपार्ट फ्रॉम अदर रीजन्स, राइट. Geopolitics between petro and electro states, between old energy and new solar and electric vehicles. And the next question is, will China be the leader in the move towards green transition, because they have all the capabilities, they have manufacturing, they have processing units, है ना. lithium ion batteries, for example, China has the capacity to process these lithium ions. It controls supply chain for batteries, which I am talking about, EVs, has more than half of the world's lithium, cobalt and graphite, leader in solar technology, and a trade surplus that makes the world silver. So this is about the China. What do we do now? So what do we do? हम क्या करें अब, है ना. We cannot afford to not act. We should act. How should we act? We need to improve environmental management for our sakes. We need to reduce health burden of pollution. For example, AQI index is generally above 350 or more than 300 in Delhi NCR region, and this is the trend not only seen in the big cities, but this trend was also seen in the small cities as well, right. So this is one problem of the pollution. Water scarcity, water security or scarcity, I am talking about it, even India also fall into those categories where water is going to be very serious problem, drinking water, right. Apart from this Gulf region like Arabian, East, for example, West Asia में जो problem चल रही है, Gulf region में problem चल रही है, water is going to be, the another war is going to be fought with water, है ना, fought for water basically. Okay, all right. So we need to act for climate mitigation strategies, and this is kind of co-benefit approach. Okay, so we need to work on this. Air pollution, again, I have already told, it is kind of public health emergency. I have made many videos on it, at least 3-4 videos, on air pollution. This is going to have a very serious economic burden also for India. Pulmonary cardiovascular जो diseases हैं, they leads to kind of public health stress on India's budget revenue, right. तो जो ये बहुत serious problem है economy के लिए भी, है ना. We have people which cannot work, क्योंकि हमारे पास जो demography है, they have to go for work, है ना. People should work, and if people will work, if they have good health, right. So health is another issue. Public health is one of the most important area in science and technology. We cannot have livable cities, we cannot attract business, है ना. बिजनेस अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना. मान लो सपोज करो इंडिया के ईस्टर्न रीजन पे मलेरिया के शिकायत आती है ना. जहां यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मलेरिया का, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का, इवन मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस. तो कौन यहाँ पर बिजनेस करेगा? नो वन इज गोइंग टू हैव बिजनेस हियर. एयर पॉल्यूशन के कारण पीपल डू नॉट वांट टू कम टू दोज सिटीज, राइट. सो रिसोर्सेज आर वेरी स्कार्स. We have to make judicious use of them, and for that we have to make an ambience, a favorable, ease of doing जिसको बोलते हैं, right. All right, vehicles, और ये जो नंबर एंड एमिशंस की बात चलती रहती है ना. इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, है ना, ये सारा क्या है, बायोमास बर्निंग एट होम. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन. मोस्ट इंपोर्टेंटली, व्हाट इज द वे अहेड? ट्रांसपोर्ट फॉर लोकल ग्लोबल, reinvent mobility, move people and not vehicle. Today fuel is in vehicle is cleaner, emission standard tighter, but we are not getting clean air benefits because of the explosive motorization. People are using private vehicles, we do not use public transport, maybe because it is not very incentivized, तो दिल्ली जैसे शहरों में तो बहुत ज्यादा, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जहां पर अब मेट्रो की कनेक्टिविटी भी आ गई है, तो people are everywhere. You will see a lot of people on metro, lot of people on rail, you will see everywhere, so population density has increased so much. अब जैसे दिल्ली की बात करें तो लगभग 3 crore people are living in this region only, Delhi regions, right. तो Delhi NCR regions, right. So this is big problem. The agenda is about clean vehicle fleet, not few electric vehicles. If you do this, we improve air quality, right. तो ये सारा चीजें हो सकता है. reduce congestion, connectivity also, है ना. okay, तो अगर आप देखोगे जैसे शेयर है इसका, फॉर एग्जांपल, किसका शेयर, हाउ पीपल मूव, जो ये मॉडल शेयर इन सिटीज क्या है जनरली, अगर आप जनरली देखोगे तो पीपल विद दिस कलर, मेट्रो से जो लोग ट्रेवल करें 13%, सब मिलियन सिटीज, है ना, मिलियन प्लस सिटीज में 17%, मेगा सिटीज में 20%, तो मैक्सिमम 20% फॉर एग्जांपल इन दिल्ली, राइट.
देन सब अर्बन रेल 21%, 29%, 35%, 19%। आप देखोगे टू व्हीलर है ना, मेट्रो, तो आप देखोगे ये मेट्रो से कितना जा रहा है, ओ सॉरी दिस वाज बस है ना, मेट्रो का ये 38.9%। प्लीज लुक एट दिस कलर्स वेरी केयरफुली, राइट। सो दिस कलर रिसेंबल टू मेट्रोस। तो मेगा सिटीज में 38% पीपल दे ट्रेवल बाय मेट्रो, राइट। सब अर्बन रेल आप देख रहे हो, टू व्हीलर, कार्स है ना, और जो इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल रिक्शा हो गया, साइकिलिंग भी कह सकते हो, ई रिक्शा है ना, ये सारी चीजें हैं। तो ये इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दिस कलर, यू नो। इन सिटीज 6.7% पीपल आर ट्रेवलिंग इन मेगा सिटीज, एंड देन 8% 11, एंड सब मिलियन सिटीज में जहां पे मिलियन से भी कम लोग रहते हैं 18.7%। नॉन मोटराइज्ड के लिए देखो ये वाला कलर है, तो दीज कलर्स आर बेसिकली इंटरमिक्सिंग, तो आप एक बार देख लेना। तो नॉन मोटराइज्ड का मतलब कि लोग पैदल कितना चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉट यूजिंग मोटराइज, साइकिलिंग फॉर एग्जांपल है ना, यहाँ पे आ जाएगा, एंड अदर्स। So private cars that take up 90% of the road space move only 6 to 15% commuters in the cities। तो जो इसका जो बेसिक जो निकल के आएगा फाइनली, जो आपका क्रक्स निकल के आ रहा है, तो क्रक्स ये कि 6 से 15% तक ही लोग क्या कर रहे हैं, टू कार्स में ट्रेवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 15.2% ईयर, 6.4% इन मेगा सिटीज, राइट। तो 15%। इवन इन बिग सिटीज, मेगा सिटीज, क्लोज टू 40% पीपल वॉक और साइकिल। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो नॉन मोटराइज्ड जो क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। दिल्ली टू चेन्नई कार मूव्स ओनली रफली 6% पीपल। दिस इज अगेन काइंड ऑफ यू नो डेटा you should look into and try to analyze it. All right, water, again I am talking about water because again this is very important, you know, the drinking water is a very serious thing, because if you don't have water, you know, you cannot survive. Like again I am watching this Iran Israel issue, international issue very closely, and you know it is pretty much, you know, obvious that the fight will be based on, you know, water. Fight will be again fought for water, right? So water stress is a very serious problem across the world, so we should use it very judiciously. Climate change is also adding to heat state, but also to demand for the water. We must remember that climate change is an exacerbating factors. Our water crisis is about our ability to build an affordable system of water management to supply clean water to all. This is very serious problem, okay? So okay, so today we have this artificial intelligence or data centers. They can, you know, we can work out and we can find out some solution for affordable drinking waters for all, right? In this age of climate change, we cannot do water waste business of yesterday. So this is most important aspect. Again, this is about cities need to relearn the art of local water and waste management. This is again important. So we should understand water stress is there. We should understand how to, for example, we have the water rechargeable system है ना, water जो waste water management system है, we should practice it, we should learn, we should try to adopt new techniques, technologies, you know, for infrastructure है ना, for intercepting sewages at household. तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, तो opportunity is to reinvent now, and opportunity is to reinvent new technologies, right, which is an imperative now. So heat, अगर आप बात करोगे तो each year old heat records are broken. This is we have seen for last 2-3 years. Heat related deaths are not notified, not recorded. That is bad thing, है ना। तो हमारे पास जो डेटा आता है वही पूरा नहीं आता है। Nights are getting warmer, maximum minimum temperatures जो डिफरेंशियल जो है वो क्या है, रिड्यूस हो रहा है। Warmer nights mean human body does not get time to recover, adds to stress and mortality. लोगों को ब्लड प्रेशर का इश्यू है ना, अगर नींद ही नहीं पूरी होगी, if you are don't have proper sleep, okay, not speed sleep, so this is kind of a serious problem. It is not about temperature but increased humidity. Remember, humidity, you know, amount of water content in air is a very serious thing. Wet bulb phenomenon, as bodies need to ventilate, yet we are building with glass, है ना, we are trapping heat and we are building without ventilation, no windows, no fans. Again, this is the problem of the infrastructure, right? तो co-benefits and world wise जो basically कैसे एक दूसरे को benefit करे. It is about climate change, but not only climate change, है ना? Okay, बड़ी अच्छी लाइन है. It is about climate change, but not only climate change. It is about the way we are building our cities, destroying green areas, water bodies, more concrete, more vehicles, more air conditioner to adapt the heat stress. That is the serious problem. We need thermal comfort for all, है ना, क्योंकि लोग जो ह्यूमिडिटी होगी उसके कारण बॉडी क्या रहेगी, स्ट्रेस में रहेगी.
body won't be able to recover, है ना? तो जो issues आएंगे वो किसके आएंगे? Public health के issues आएंगे, right? We need to rework city planning for more green blue spaces, right? We need to building codes which reduce need for air conditioning and they are based on the passive architecture so that we can build the nature. Okay, तो ये basic आप एक बार देख लेना. Wetlands are most important. They are kind of lungs of the earth. So wetlands are the sponges that will hold extreme rain. Wetlands are blue-green spaces for its management. तो ये भी आप इसको just keep in mind. You know, this is also important for you, right? No more Delhi's. Modern cities must be livable, है ना? तो बहुत cities livable है ही नहीं, है ना? For example, we always talk about Delhi. So all cities getting bigger, but question is how will they grow? You know, जिसको carrying capacity बोलते हैं. What is their vision of a city? है ना? Not about bright lights and mall and night lights. It is about the basic clean water, clean air, schools, housing, green spaces, no garbage, no congestion. It is about quality of life, right? So need a new model for city growth, connectivity for poor and rich as housing moves to where land is cheaper. The new gen cities needs management, not populism, leading to anarchy. Today we protect the illegal in the name of the poor. We need inclusive city models, but not chaos and poor services. So that is one aspect. Agriculture affordable plus sustainable होना चाहिए, है ना? That sorry. So that will lead to biodiversity, soil and gut diversity, right? So method of farming is to invest to increase productivity, assuming this would increase farmer income. Even organic comes at very high cost. Farmer caught in double triple pricer, है ना? Increased cost hit by extreme weather, and when cost goes up, imports are needed. So key is to reinvent basically agriculture so that we could cut down on input cost, rework the idea of organic farming, you know, okay? We should invest into soil replenishment, lower cost and higher returns. We know today that soil microbe diversity is critical and productivity. This means growing diverse crop diversity basically, okay? So that is one again. So this is the food diversity connection. Again, this is the part of this. Grow, eat and celebrate diversity culture, है ना? जैसे अभी हमने we have talked about, you know, what they call it, मोटा अनाज, है ना? Right? तो जिसको श्री अन्न के नाम से भी गवर्नमेंट इज, यू नो, trying to talk about it, coats grains basically, right? So forest mean production for local well-being, future of production. So global trade has been built by moving to countries that are cheaper as they discount cost of labor and environment, है ना? For example, ब्रिक्स कंट्रीज में एटलीस्ट आज भी लोग बात करते हैं कि ब्राजील एंड इंडिया, है ना, में जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, it is very cheap, you know, comparatively. So this needs to be reversed. We can build new economic models based on wealth of natural resources, natural capital and economic capital. We can build local growth models. Okay, this is the role of the forest for the future, right? So we should also understand all those things, right? Finally, okay, the opportunity, ethical, not a dilemma, opportunity to work with lands of poor Forest Right Act 2006 है ना, आपको पता है. तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों ने शेड्यूल्ड एरिया में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में क्या किए थे, लागू किए थे. बट इट इज नॉट अबाउट द लैंड बट अपॉर्चुनिटी टू रिबिल्ड economies of the land for wood, provide livelihood and development for these people, right? Okay, so you can go through these data. And finally, let me tell you, so this is they are saying about work nature for people not profit, ना? तो इस बारे में बात हुई है, ठीक है? Okay, and finally we wind up this video. So green future, nature based livelihood के बारे में बात हो रही है. Forest for development, trees outside forest, incentivize wood based economies, not disincentivize growing of trees because we cannot cut them, है ना, transport them and use them. तो हमको इस चीज को incentivize करना पड़ेगा, wood based economies. Forest for development, for improved livelihood based on trees and minor forest produce, okay, minor forest produce in forest region. Forest for conservation, compensation for managing forest as forest is critical, wildlife areas, watershed biodiversity rich areas, no-go areas to go to district and communities. Okay, energy question, most important question again. Energy question is at the center of growth and climate change. Renewable energy is also not a question anymore. Technology is there, it is scaling up, it is happening. You know, share of non-fossil fuel has surpassed fossils in 2026, है ना? तो जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस, है ना,
उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी है वो मिलकर 52% के करीब एनर्जी को क्या करा है, प्रोड्यूस करा है इंडिया में. वी हैव मेड अनदर वीडियो ऑन इट. बट जनरेशन इज स्टिल नॉट कैचिंग अप, you know, or displacing fossil fuels. So it is not still people are not able to displace fossil fuels, but we need to make these things affordable basically, like EVs, electrical vehicles. The question is how can intermittent clean energy fit into electricity? Storage option is there, cost and flexibility of grids is there. We can go through another video. So before winding up this video, this is the last slide. Our opportunity is to rework economies in the age of climate change. We need to rework, we need to reinvent technologies, we need to make it affordable to everyone, right? Like green energy, for example. So opportunity is to build local economies that will build resilience, build green future, and put money in the hands of the poor so that they become consumer. Okay, that is most important line. Okay, you should highlight this. So localization is our way ahead. We have to make things local, है ना. तो जो पूरा कंट्री है, जब तक चीजें लोकलाइज नहीं हुई तब तक इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता. दिस इज अवर काइंड ऑफ उबर सॉल्यूशन, मेकिंग लोकल प्रोडक्शन काउंट, राइट? सो लोकलिटी मैटर्स. एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री दे शुड बी there. Today's great disruption could be our opportunity to work with this change. So this is it about this report. So thank you so very much. Hopefully this was useful for you. See you guys until next time. Till then, goodbye. Thank you very much.